बेंगलुरु में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, एक साइड झील दी गई है, दूसरी साइड उसकी अवस्थिति दी गई है। तो झील वाले सारे क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में आपसे बता चुका हूँ। अगर आपको इसमें से एक भी झील आती है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लोकटक झील कहाँ है, लोकटक झील आपकी मणिपुर में है, ठीक है। ऐसे कालीवेल झील कहाँ है, कालीवेल झील दोस्तों तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसी के साथ साथ जो साला झील है, साला झील कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और जो बड़खल झील है ये कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो याद रखना, साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील और कोवली झील, ठीक है। झीलों झीलों के बारे में सारे क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूँ। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नदी बंधन योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने दोस्तों नदी बंधन योजना की शुरुआत की, ठीक है। नदियों को जोड़ने के लिए, नदियों की सफाई के लिए, नदी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए, नदी से संबंधित जल के बंटवारे के लिए, नदी की स्वच्छता के लिए, सुरक्षा के लिए नदी बंधन योजना की शुरुआत करी है किसने, आपका पश्चिम बंगाल सरकार ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो वे दोस्तों संबंधित थे संगीत से। कहाँ से, संगीत से। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया है। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 7वां स्थान प्राप्त किया है, 102 पदक, ठीक है। कहीं कहीं आपको 103 पदक भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले स्थान पे किसने प्राप्त किया है, सर्विसेज ने यहाँ पे प्राप्त किया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में क्लाउस ई ओपानिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो क्लाउस ई ओहानिस ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये दोस्तों रोमानिया के क्या थे, राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26वां चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है। तो ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया, इंपोर्टेंट है। राजीव कुमार जी का स्थान लिया पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया गया है। तो शिखर धवन को दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। भारत ने पाकिस्तान को हरा भी दिया है, बल्ले बल्ले हो गई है, ठीक है। और चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में तो भारत पहुंच गया है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2022 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है दोस्तों, तो पाकिस्तान और दुबई में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के ऐतिहासिक खोज के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो लाखों डियार की खोज दोस्तों एमपी जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। कब की गई थी, 1968 में, ठीक है। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहली खोज के रूप में लाखों डियार को जाना जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फड़कानौली सैलाश्रय की खोज यशोधरा मठपाल ने की थी, ये भी ठीक है। फड़कानौली और पेटसाल दोनों सैलाश्रयों की खोज किसने की थी, यशोधर मठपाल ने की थी। फड़कानौली सैलाश्रय की खोज यशोधर मठपाल ने 1985 में की थी। और जो पेटसाल सैलाश्रय है इसकी खोज 1989 में की थी, ये भी एक प्रागैतिहासिक स्थल है, ठीक है। अगला क्या, गोरखिया उडियार। तो गोरखिया उडियार की खोज यशवंत सिंह ने की थी, नहीं दोस्तों, राकेश भट्ट जी, राकेश शर्मा भट्ट जी या राकेश भट्ट जी के द्वारा गोरखिया उडियार की खोज की गई थी, ठीक है। लाखों उडियार हो गया, फड़कानौली सैलाश्रय हो गया, पेटसाल सैलाश्रय हो गया, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये अल्मोड़ा में स्थित है। जबकि गोरखिया उडियार या गोरखिया उडियार कहाँ स्थित है, यह चमोली में स्थित है, ठीक है। ये सभी क्या है, उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है, विभिन्न जानवरों के चित्र मिले हैं, चित्रकारिता, लोगों को नृत्य करते हुए दर्शाया गया, शिकार करते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये सारे सैलाश्रय आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, ठीक है। और लाखों डियार से दोस्तों प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में पहले कि लाखों डियार जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है, बाड़ीसीना के पास अल्मोड़ा में आपका यह स्थित है, दलबैंड के पास में, ठीक है। फड़कानौली और जो पेटसाल है ये यशोधर मठपाल ने इसकी खोज की थी। गोरखा उडियार कहाँ है, चमोली में स्थित है। किमनी उडियार जो है, किमनी भी कहाँ है, चमोली में स्थित है, ठीक है। ऐसे दोस्तों जो आपका और अन्य प्रागैतिहासिक स्थल हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो कौन सा असत्य है पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सीधे यहाँ पे असत्य हो जा रहा है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि कत्यूरी राज्य गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी का नाम क्या है, ठीक है। तो कत्यूरी राजवंश में जो गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वार होता है उसकी रक्षा के लिए जो नियुक्त पदाधिकारी है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है घट्टपाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग संशोधित कर लीजिएगा, इसका आंसर भी शायद गलत हो रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर घट्टपाल होता है, ठीक है। अब अभी देखिए घट्टपाल है, वर्मपाल है, अमात्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हम मानेंगे क्या, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या है, घट्टपाल है, ठीक है। तो इसका आंसर भी शायद आंसर की गलत हो रखा है, मैं संशोधित कर दूंगा। तो कत्यूरी राज्य में गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए जो नियुक्त अधिकारी था उसको क्या कहा गया दोस्तों, उसको आपका कहा जाता है क्या, घट्टपाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, घट्टपाल कहा जाता है, ठीक है। अब कत्यूरी राजवंश के बारे में बात करें तो कार्तिकेयपुर राजवंश को ही की एक शाखा को कत्यूरी नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे अधिकार जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने कत्यूरी और कार्तिकेयपुर राजवंश को एक ही माना है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा था एग्जाम में कि
जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए या कार्तिकेयपुर के लिए कत्यूरी शब्द का अबाध्य प्रयोग या सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो E.T. एटकिंसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? E.T. एटकिंसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक के रूप में बसंत देव को जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बसंत देव को। ठीक है, और या वासुदेव या बसंत देव इसको कहा जाता है। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश में 3 परिवारों के 14 राजाओं ने मुख्यतः शासन किया था। ठीक है, पहला परिवार था बसंत देव का परिवार। ठीक है, दूसरा परिवार था निम्बर का परिवार, और तीसरा जो परिवार था वो था सालोरदित्य का परिवार। ठीक है, और वहीं कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक के रूप में किसको जाना जाता है? ब्रह्मदेव को जाना जाता है, जो कि अत्याचारी शासक था। ठीक है, और कत्यूरी राजवंश में जो इनकी राजधानी थी, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ स्थित थी दोस्तों? यह कहाँ थी? कार्तिकेयपुर घाटी जोशीमठ के पास में, वहाँ पर स्थित थी। फिर इसके बाद में इनकी राजधानी कहाँ स्थानांतरित होगी? कत्यूर घाटी बैजनाथ बागेश्वर स्थानांतरित होगी। तो ये राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो इसमें अलग अलग नाम आते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज ने की थी, कहीं कहीं आता है अशांति देव ने की थी। ठीक है, तो इनके द्वारा राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। अब कत्यूरी राजवंश में जो घट्टपाल होता है दोस्तों, वो क्या करता है? घट्टपाल नामक जो आपका अधिकारी होता है, यह गिरी या पर्वतीय प्रवेश द्वारों की रक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी है। ठीक है, ऐसे ही एक अधिकारी होता है नरपति। ठीक है, नरपति क्या होता है? नदी के घाटों पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए नियुक्त पदाधिकारी क्या होता है? नरपति कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एक था वर्मपाल। वर्मपाल क्या करता है? वर्मपाल जो है वह क्या करता है? सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर कड़ी नजर रखने वाला अधिकारी क्या होता है? वर्मपाल होता है। ऐसे दोस्तों क्या होता है? प्रांतपाल होता है। ठीक है, प्रांतपाल क्या करता है? सीमाओं का प्रहरी होता है, जो कि सीमाओं की सुरक्षा का भार लिए होता है। ठीक है, सीमाओं की सुरक्षा करता है क्या? प्रांतपाल। तो याद रखना है, प्रांत यानी कि सीमा, तो प्रांतपाल क्या करता है? सीमाओं की रक्षा करता है, सीमाओं की सुरक्षा का भार इसके सर पे होता है। ठीक है, वर्मपाल क्या होता है? सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर कड़ी नजर रखने वाला पदाधिकारी वर्मपाल कहलाता है। ऐसे घट्टपाल क्या होता है? गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वारों की रक्षा करने वाला जो पदाधिकारी होता है वो घट्टपाल होता है। नरपति क्या होता है? नदी के घाटों पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए नियुक्त जो पदाधिकारी होता है वह नरपति होता है, और ये संयुक्त व्यक्तियों की जांच भी करता है। कत्यूरी शासनकाल में गांव को दोस्तों क्या कहा जाता है? गांव को कहा जाता है पल्लिका। ठीक है, ऐसे ग्राम शासक को क्या कहा जाता है? महत्तम कहा जाता है, महत्तम। ठीक है, तहसीलदार को क्या कहते हैं? कुलचारिक कहते हैं। रक्षक को क्या कहते हैं? गोप्ता कहते हैं, गोप्ता। महादंडनायक क्या कहा जाता है? किसको? प्रधान सेनापति। यहाँ पे क्या कहता है? महान दंडनायक कहलाता है। कत्यूरियों की जो सेना थी वह 4 भागों में विभाजित हुआ करती थी। पहला पैदल सेना जिसे गोलमिक कहा जाता है, दूसरा अश्वरोही सेना जिसे अश्वबलाधिकृत कहा जाता है, तीसरा गजारोही सेना जिसे हस्ताबलाधिकृत कहा जाता है, और चौथा दोस्तों उष्ट्रारोही सेना जिसे उष्ट्राबलाधिकृत कहा जाता है। और दांडिक और खड़गिक यहाँ पे क्या थे? दंडाधिकारी होते हैं, जो राज्य और जनता की संपत्ति की सुरक्षा के ध्यान देते हैं। अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी कत्यूरी काल में दोषापराधी कहलाता है, और गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुस्साध्य साधनिक कहलाता है। और कत्यूरी राजवंश में आय का प्रमुख साधन क्या था? कृषि, खनिज और वन हुआ करते हैं। ठीक है, क्षेत्रपाल क्या करता है? राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखता है, और प्रभातार क्या करता है? भूमि की नाप करता है। ठीक है, क्षेत्रपाल और प्रभातार भी पूछा जा सकता है। ऐसे उपचारिक या पट्टकोष नामक या पट्टकोष चरिक नामक एक अधिकारी होता है, जो कि भूमि का अभिलेख अपने पास में रखता है। इसी प्रकार से दोस्तों खनिज तथा वनों की रक्षा तथा उद्योगों की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति के नाम से भी जाना जाता है। भोगपति और सौल्मिक नामक जो 2 कर थे वह कत्यूरी राजवंश में लिए जाने वाले कर थे। ठीक है, भट्ट व चार प्रचार नामक अधिकारी प्रजा से बेकार लेते थे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही एक राजा मात्यक होता था, ये सर्वोच्च पद होता था जो राजा को सलाह देते थे। महासामंत सेना का प्रधान होता था। ऐसे महाकर्तृका होती थी एक, जो कि निरीक्षण संबंधी कार्यों का देखभाल करता था। ठीक है, उदाधिला जो होता था आधुनिक सुप्रिटेंडेंट जैसा पदाधिकारी होता था। एक था सौदा भंगाधिकृत, जो कि एक आर्किटेक्चर होता था। ठीक है, तो ये कत्यूरी राजवंश का शासन प्रशासन या कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन प्रशासन है, जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला और अपर पीसीएस के मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि दुधौली का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था? तो चंद और फतेहपति शाह के मध्य में दोस्तों आपका क्या हुआ था? सॉरी, ज्ञानचंद और फतेहपति, जो दुधौली का युद्ध हुआ था वह, हाँ, वो ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के मध्य में हुआ था। तो दुधौली का युद्ध दोस्तों हुआ कब था? ये भी आपको याद रखना है, 1699 में। ठीक है, 1699 में क्या हुआ था? दुधौली का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा फतेहपति शाह के युद्ध अभियान के बारे में। ठीक है, और फतेहपति शाह इंपोर्टेंट राजा है, क्योंकि इस बार का जो मेंस एग्जाम हुआ था आपका अपर पीसीएस का, वहां पर भी फतेहपति शाह से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि फतेहपति शाह मतलब एक वीर शासक तो था ही था, लेकिन इसने साहित्य को भी संरक्षित किया था, उस पर टिप्पणी करनी थी, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो याद रखना है आपको, दुधौली का युद्ध हुआ था ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बारे में। ठीक है, अब फतेहपति शाह के युद्ध अभियान में दोस्तों हम पढ़ते हैं 12 वर्षीय युद्ध के बारे में। ठीक है, फतेहपति शाह ने अपने राजवंश के 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा था। ठीक है, और फतेहपति शाह वशिष्ठ कुमाऊं के 3 शासक थे। कौन कौन से थे? उद्योगचंद, ज्ञानचंद और जगतचंद।
फतेहपति शाह ने कुमाऊं के शासक उद्योनचंद, ज्ञानचंद और जगतचंद, इन तीनों के साथ में 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था, ठीक है। और एक समय ऐसा भी आ गया था फतेहपति शाह के समय पर कि कुमाऊं के शासकों के द्वारा, मेनली ज्ञानचंद और जगतचंद के द्वारा, गढ़वाल की राजधानी पर भी अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो गढ़वाल के चाणक्य कहते हैं पुरिया नैथानी, उनकी समझदारी से फिर वो क्षेत्र फतेहपति शाह को वापस मिल गया था। तो दुधाली का युद्ध आपको याद है, ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के मध्य में हुआ था, 1699 में हुआ था, ठीक है। और इसी युद्ध के दौरान में ज्ञानचंद ने क्या किया था, गढ़वाल पर अटैक करके नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को चुरा करके ये कुमाऊं ला गया था और बाद में इसे अल्मोड़ा मंदिर में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो याद में दोस्तों दुधौली का युद्ध 1699 या कहीं कभी कहीं आप 1703 भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1703 भी कुछ कुछ किताबों में शायद 1703 भी है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ज्ञानचंद इस युद्ध को जीत गया था और गढ़वाल पर आक्रमण करके नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को चुरा कर लाने वाला शासक कौन था, ज्ञानचंद था। और वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अगर कि नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से चुरा कर लाने वाला शासक कौन था, तो बाज बहादुर चंद। स्वर्ण प्रतिमा पूछा जाएगा तो ज्ञानचंद था, और सिंपल प्रतिमा को चुरा कर लाने वाला कौन था, वो था बाज बहादुर चंद, ठीक है। फतेहपति शाह ने दोस्तों होड़ देश पर आक्रमण किया था, ठीक है। और होड़ देश पर इसने विजय प्राप्त करी थी और अपने सम्मान में तिब्बत के कुछ भागों में अपने सम्मान हेतु इसने क्या किया था, अपनी तलवार, अपनी कवच और अपने हथियार को दापा के विहार में संग्रहित कर दिया था। कुमाऊं विजयी या कुमाऊं आक्रमण था, 12 वर्षीय आक्रमण या युद्ध लड़ा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा था कि किस परमावंशी शासक के समय में 12 वर्षीय युद्ध हुआ था कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य में, तो फतेहपति शाह के मध्य में हुआ था, जिसमें कई सारे युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता, पहले फतेहपति शाह और उद्योगचंद के मध्य में युद्ध हुए थे, फिर फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के मध्य में हुए, फिर फतेहपति शाह और जगतचंद के मध्य में युद्ध हुए थे, ठीक है। इसमें बैजनाथ, इसी दौरान क्या होता, 1710 में एक युद्ध हुआ था, उसमें क्या होता, फतेहपति शाह ने जो बागेश्वर कत्यूर घाटी का जो बैजनाथ क्षेत्र है उसको विजित कर लिया था, और कत्यूर घाटी के इस जो गड़सार गांव में, बैजनाथ क्षेत्र में एक गड़सार गांव है, उसे बद्रीनाथ मंदिर को दान दे दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही एक फतेहपुर नामक स्थान भी इसने बसाया था। इसी के साथ साथ में दोस्तों फतेहपति शाह और किसके मध्य में, गुरु गोविंद सिंह के मध्य में, गुरु गोविंद सिंह के मध्य में भी एक युद्ध हुआ था, इसे कहते हैं बंगाड़ी का युद्ध। याद रखना आपको, 1687-88 में युद्ध हुआ था, 1687-88 में, 1687-88 में पांवटा के समीप बंगाड़ी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था दोस्तों, यह हुआ था गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के मध्य में, ठीक है। जिसका वर्णन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी जो उनकी जीवनी है या जो उनका पुस्तक है विचित्र नाटक में किया था, ठीक है। फतेहपति शाह और किसके मध्य में, गुरु गोविंद सिंह के युद्ध में क्या हुआ था, बंगाड़ी का भी युद्ध हुआ था, पांवटा के समीप जो हुआ था, ठीक है। इसी के साथ साथ सिरमौर का आक्रमण इन्होंने किया था, बैराटगढ़ और कालसीगढ़ इन्होंने सिरमौर के शासक से छीन लिए थे, ठीक है। अब फतेहपति शाह के प्रमुख युद्ध तो ये थे, 12 वर्षीय युद्ध हो गया, बंगाड़ी का युद्ध हो गया, दुधौली का युद्ध हो गया। ऐसी जगतचंद ने 1609 में श्रीनगर को जीत लिया था, ठीक है, परमार की राजधानी पर अधिकार कर लिया था। ऐसे ही इनके शासनकाल में क्या थे, पुरिया नैथानी थे, ठीक है। पुरिया नैथानी ने क्या किया था, इन्हें गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गढ़वाल को जजिया कर से मुक्त कराया था औरंगजेब के समय पीरियड पर, और औरंगजेब को जजिया कर को लगाने से, मतलब जजिया कर को उत्तराखंड में या गढ़वाल क्षेत्र में लगने से रोका था, ठीक है। इसलिए इनको फेमस माना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो फतेहपति शाह उसने फतेहपुर नामक स्थान की स्थापना की थी, इसके औरंगजेब के साथ में अच्छे संबंध थे। तो एक प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि मुगलों या औरंगजेब के साथ सबसे अच्छे संबंध किस शासक के समय पर थे, या सौहार्दपूर्ण संबंध किस शासक के समय पर थे, तो फतेहपति शाह के शासनकाल में थे। ये पॉइंट भी आपको याद है। इसने एक अष्टकोणीय रजत स्रोत मुद्रा भी चलाई थी, नाथ पंथ के प्रति इसका श्रद्धा था, ठीक है। फतेहपुर नामक शहर की इसने स्थापना की थी। ऐसे फतेह शाह के बारे में बात की जाए, राजा महाराजा फतेहपति शाह के बारे में, तो ये परमार राजवंश के कौन से नंबर के शासक थे, तो परमार राजवंश के 48वें नंबर के शासक थे। इनके पिता का नाम था मेदिनी राय, ठीक है। इनके दादाजी का नाम क्या था, वो था पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह ने इनको पहले से क्या कर दिया था, शासक घोषित कर दिया था, ठीक है। इनका राज्याभिषेक कब हुआ, 1664 में, ठीक है। 1664 से लेकर के 1716 तक ये क्या था, कुमाऊं की राजगद्दी, सॉरी गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठे रहे, ठीक है। परमार राजवंश के 48वें शासक के रूप में इन्हें जाना जाता है। गढ़वाल के शिवाजी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इनका एक चित्र मिलता है, छत्रपति शिवाजी को ये अपना आदर्श मानते थे और उनकी तरह ही घोड़े पर मिला हुआ इनका एक चित्र मिलता है। इसी कारण इन्हें गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। इनका राज्याभिषेक 1684 में हुआ था, लेकिन शासन गद्दी पर यह 1664 में ही बैठ गए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनका जो राज्य क्षेत्र है शिवालिक की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, ठीक है। और इनके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णिम काल कहकर भी संबोधित किया जाता है। जब ये स्टार्टिंग समय पे राजगद्दी पर बैठे थे तो इनकी संरक्षिका कौन थी, वो थी राजमाता कटौची और बरतवाली माता, ठीक है। ये दोनों ही आपको याद है, राजमाता कटौची और बरतवाली माता इनकी क्या थी, संरक्षिका थी। और इनके समय पीरियड पे दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि लोग अपने घरों में ताला तक नहीं लगाते थे, इतनी शांति इनके समय पर थी, ठीक है। इन्होंने तिब्बत से लेकर शिवालिक तक की पहाड़ियों को भी जीता था। और इनके राजवंश को या इनके कार्यकाल को परमार राजवंश का स्वर्णिम काल
या चित्रकारी और साहित्य का स्वर्णिम काल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चित्रकारी या किसका, गढ़वाल के साहित्य का या परमार साहित्य के स्वर्णिम काल के रूप में भी इनके कार्यकाल को जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं जो कि इंपोर्टेंट है। जैसे फतेह शाह कर्ण ग्रंथ किसने लिखा है, श्री जटाशंकर ने लिखा है। फतेह शाह जो पुस्तक है वह रतन कवि ने लिखी है। फतेह प्रकाश जो है रतन कवि ने लिखा है। वृत्त विचार नामक जो पुस्तक है वह कविराज शुक्रदेव मिश्र ने लिखी है। वृत्त कौमुदी पुत्र है वो मतीराम ने लिखी है। और फतेह शाह यशोवर्णनम जो है रामचंद्र के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, पूरी नैथानी इसके कार्यकाल में था। इसे गढ़वाल का चाणक्य या नाना फडणवीस कहा जाता है। इसी की समझदारी से जजिया कर नहीं लगा। इसी की समझदारी से क्या हुआ था, जो हमारा फतेहपति शाह उसने गढ़वाल में अपने राजवंश पर पुनः अधिकार किया था। ठीक है, और इस राजा को वीर फतेह शाह के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू इतिहास का अक्षुण्य दीपक कह के भी इनको संबोधित किया जाता है। इसी के साथ साथ इसे विद्यानुरागी, साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, धार्मिक वीर, उदारवादी, गुणी आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसने क्या किया था, गुरु राम राय को क्या किया था दोस्तों, संरक्षण देकर देहरादून के 3 गांव फुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी देकर क्या किया था, अपनी उदारता का परिचय दिया था। ठीक है, और फिर देहरादून की स्थापना संस्थापक के रूप में या देहरादून में जो हमारा गुरु राम राय जी के द्वारा झंडा साहिब गुरुद्वारे का भी निर्माण किया जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहाँ से मोटे मोटे फतेहपति शाह से याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और आपके मेंस के लिए भी, दोनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दान दी और साथ ही इन यात्रियों के भोजन, वस्त्र व रहने की व्यवस्था करने के लिए 5 गांवों की मालगुजारी भी निर्धारित करने वाला चंद शासक कौन था। तो वो चंद शासक कौन था दोस्तों, वो था बाज बहादुर चंद। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले तो क्या है, 3 टर्म आपको यहाँ पर नोट डाउन करने पड़ेंगे। ठीक है, 3 टर्म क्या क्या है, एक होता है आपका गूंठ भूमि, गूंठ भूमि, अगला होता है आपका विष्णुप्रीति भूमि, अगला होता है आपका रौत भूमि। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो साफ हो गया कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 1673 ईस्वी में गूढ़ भूमि इसने दान दी थी। साथ ही इन यात्रियों के भोजन, वस्त्र व रहने की व्यवस्था के लिए 5 ग्रामों की मालगुजारी भी इसने निर्धारित किया था। और तीर्थ यात्रियों से इसने कर भी लेने का वो क्या था, मतलब कर फ्री करने की कोशिश की थी। भोटिया और हुनिया व्यापारियों से इसने क्या किया था, मतलब कर लिया था। ठीक है, तीर्थ यात्रियों हेतु इसने क्या किया था, गूढ़ भूमि दान में दी थी। और मुख्यतः जो हमारे कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्री थे 1673 ईस्वी के आसपास में, उसमें इन्होंने गूढ़ भूमि दान में दी थी। अब गूढ़ भूमि क्या होती है, गूढ़ दोस्तों उस भूमि को कहा जाता है जिसे मंदिरों की देखभाल करने के लिए वो उसमें खर्च होने वाले अन्न आदि की व्यवस्था करने के लिए पुजारियों को दिया जाता है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों कि गूढ़ भूमि या विष्णुप्रीति भूमि दोनों एक ही प्रकार की भूमियां हैं, या राजा के द्वारा धार्मिक कार्यों हेतु दान में दी गई भूमि क्या कहती है, गूढ़ भूमि या विष्णुप्रीति भूमि कहलाती है। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये धार्मिक कार्यों हेतु राजा के द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था, उसे गूढ़ भूमि या विष्णुप्रीति भूमि कहा जाता था। और इस भूमि में मुख्यतः क्या होता था, मंदिरों की देखभाल करने के लिए, उसमें खर्च होने वाले अन्न आदि की व्यवस्था करने के लिए पुजारियों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे कहते थे गूढ़ भूमि। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला शासक कौन था, होता बाज बहादुर चंद। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों एक भूमि होती है आपकी रौत भूमि। रौत भूमि क्या होती है, यह विशिष्ट बहादुरी या अदम्य साहस हेतु जो दान में दी जाने वाली भूमि होती है उसे कहते हैं क्या दोस्तों, आपका रौत भूमि। ठीक है, तो सेना संबंधित विशिष्ट बहादुरी और अदम्य साहस हेतु दान में दी गई भूमि रौत भूमि है। और गूढ़ भूमि या विष्णुप्रीति भूमि क्या है, धार्मिक कार्यों हेतु दान में दी जाने वाली भूमि क्या है, विष्णुप्रीति भूमि है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप थोड़ा सा बाज बहादुर चंद के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। तो 1638 में ये शासक बना था और 1638 से लेकर के 1678 तक ये शासक रहा था। ठीक है, और नीला गुसाई का ये पुत्र था, शाहजहां के समकालीन था। ठीक है, बाज बहादुर चंद गद्दी पर बैठने के बाद अपने साथ चंवर, कस्तूरी, निर्भया, गजगा, घोड़े, खुकरी, सोना चांदी के बर्तन लेकर दिल्ली के बादशाह क्या हुआ था, शाहजहां के दरबार में भी गया था। ठीक है, और शाहजहां ने इसे क्या किया था, 9 माल या 84 माल की जो भूमि थी जो पहले रुद्रचंद को भी मिली थी, ठीक है, अकबर के द्वारा दी गई थी, और शाहजहां के द्वारा उस भूमि पर क्या गया, इसके अधिकार क्षेत्र को स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो शाहजहां के दरबार में जाने वाला चंद शासक कौन था, बाज बहादुर चंद था। ठीक है, इससे पहले अकबर के दरबार में जाने वाला चंद शासक कौन था, रुद्रचंद था। ठीक है, 9 माल की परगना इसको मिल गया। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों बाज बहादुर चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधियां किसने दी थी, ये भी आपको याद रखना है। तो बाज बहादुर चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधियों से शाहजहां द्वारा ही नवाजा गया था। ये भी आपको पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और बाज बहादुर चंद के समय भी दोस्तों
काशीपुर की स्थापना हुई थी कब? 1639 में। ठीक है, तो ये प्रश्न भी इस एग्जाम में पूछा गया, काशीपुर की स्थापना कब हुई थी? 1639 में। किसने की थी काशीपुर की स्थापना? काशीनाथ अधिकारी ने की थी। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि काशीपुर की स्थापना करने वाला काशीनाथ अधिकारी किस चंद्र शासक के दरबार में था? ठीक है, तो काशीनाथ अधिकारी बाज बहादुर चंद्र का ही एक अधिकारी था। ठीक है, बाज बहादुर चंद्र ने जो वर्तमान का बाजपुर शहर है ना, वर्तमान के बाजपुर शहर की स्थापना की थी और बाजपुर को अपनी शीतकालीन राजधानी भी बनाया था। ठीक है, घोड़ा खाल का जो गोलू देवता मंदिर है, घोड़ा खाल का गुरु देवता का जो मंदिर है वो अभी बाज बहादुर चंद्र के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक है, बहादुर की उपाधि और जमींदार की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? शाहजहां ने दी थी। ठीक है, इसने क्या था, भीमताल में भीमेश्वर महादेव जो मंदिर है दोस्तों आपका ताल के किनारे ही, वह भी किसने बनाया था? बाज बहादुर चंद्र ने ही बनाया था। ठीक है, कटारमल सूर्य मंदिर जिसे कटारमल के द्वारा बनाया गया था, उस सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार भी किसके द्वारा किया गया था? बाज बहादुर चंद्र के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, बाज बहादुर चंद्र के द्वारा ही दोस्तों पिंगनाथ और बूढ़ा पिंगनाथ देवालय, पिंगनाथ या पिंगनाथ देवालय जो कि कौसानी में स्थित है, कौसानी से ऊपर धारपानी धार के आसपास में, तो वो भी किसने स्थापित किया था? बाज बहादुर चंद्र ने ही स्थापित किया था। ठीक है, सुलेमान सिको दोस्तों वह सबसे पहले कहाँ आया था? बाज बहादुर चंद्र के दरबार में ही आया था। ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब की दर से जो दारा सिको का पुत्र था सुलेमान सिको, वो सबसे पहले भागकर कहाँ आया था? वह चंद्र शासक में किसके दरबार में आया था? एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बाज बहादुर चंद्र के दरबार में आया था। लेकिन बाज बहादुर चंद्र के औरंगजेब से अच्छे संबंध होने के कारण बाज बहादुर चंद्र ने सुलेमान सिको को कहा, देख भाई मैं तो तेरी रक्षा कर नहीं पाऊंगा, लेकिन तेरे को एक आइडिया देता हूँ, तू चले जा परमारवंशी शासक के पास में। ठीक है, परमारवंशी शासक कौन थे उस टाइम पे? पृथ्वीपति शाह थे। फिर सुलेमान सिको कहाँ गया? पृथ्वीपति शाह के दरबार में गया और पृथ्वीपति शाह ने उसको शरण दी थी। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों बाज बहादुर चंद्र ने मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, स्थान आदि की व्यवस्था के लिए 5 गांवों की जागीरदारी भी मुकर्रर की थी। ठीक है, बाज बहादुर चंद्र ने एक और चीज की थी दोस्तों, भोटिया और सौकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भोटियाओं और सौकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली जागीरदारी या दस्तूर पर किसने रोक लगाया था? तो वो आपका बाज बहादुर चंद्र के द्वारा ही लगाया गया था। ठीक है, मानिलागढ़ जिसमें दोस्तों कत्यूरियों को हराया गया था, ठीक है, तिलू रौतेली ने हराया था। तो ये जो घटना है तिलू रौतेली के मतलब किसके समकालीन थी? जौनों पार्क या गढ़वाल की झांसी की रानी तिलू रौतेली किसके समकालीन थी? याद रखना आपको, वह बाज बहादुर चंद्र के समकालीन थी। क्यों? क्योंकि बाज बहादुर चंद्र ने क्या किया था? कत्यूरियों को हराया था, फिर कत्यूरियों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था और वहां से फिर तिलू रौतेली का उसके साथ में क्या हुआ था? मानिलागढ़ का संघर्ष भी हुआ था। ठीक है, बाज बहादुर चंद्र दोस्तों सोर की यात्रा कर चुका था और सोर को एक हड़ायत का रंगना भी कहता था। ठीक है, और बाज बहादुर चंद्र ने क्या किया? 1654 में इसने क्या किया? नंदा देवी की प्रतिमा को कहाँ से लाया था? बदालगंज से चुरा कर लाया था और उसके बाद में अल्मोड़ा में मल्ला महल के किले में उसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो नंदा देवी की प्रतिमा को सबसे पहले कौन चुरा कर लाया था गढ़वाल से? तो याद रखना आपको, बाज बहादुर चंद्र चुरा कर लाया था। ठीक है, और जो नंदा देवी की प्रतिमा थी गढ़वाल में, वो कौन थी? हमारी कुमाऊं चंद्र राजवंश की कुलदेवी, जैसे हमारी नंदा देवी थी, ऐसी परमार राजवंश की जो कुलदेवी थी उनकी मूर्ति उसे माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसी बात बहादुरचंद ने भोटियाओं तथा तिब्बतियों से सिरती नामक नगर कर वसूला था। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है, पूछा भी गया एक बार शायद कि सिरती क्या था? सिरती क्या था? एक नगर कर था जिसे सबसे पहले किसके द्वारा वसूला गया था? बाज बहादुर चंद द्वारा भोटिया और तिब्बतियों से वसूला गया था। इसने ताकला खाल का जिला का किला भी जीता था इसने। ठीक है, तिब्बतियों पर सिरती नामक कर लगाया था और फटांग नामक कर भी लगाया था। ठीक है, तो तिब्बतियों में सोने पर जो उनका व्यापार होता था, सोने का चूरा वगैरह वगैरह पर क्या लगाया था? इस पर भी उसने कर लगाया था। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला चंद्र शासक कौन है? वह बाज बहादुर चंद्र को माना जाता है, औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, इसने कुमाऊं में मुगल दरबार के अनुरूप ही अनेकों पदों का सृजन किया, जैसे पानी भरने वाले के लिए पनेरू हो गया, फल लाने वाले के लिए फलेरिया हो गया, मंदिरों की रक्षा करने वाले के लिए मठपाल हो गया, हर हर की आवाज लगाने वाले के लिए हरबोला आदि पदों का इसने क्या निर्माण किया। एक हथिया दीवार कहाँ स्थित है दोस्तों? थल पिथौरागढ़ में स्थित। तो एक हथिया दीवार का निर्माण भी बाज बहादुर चंद्र के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और इसकी जो संरचना है वो एलोरा के कैलाश मंदिर के तहत मानी जाती है। एटकिंसन ने इसको बूढ़ा अन्यायी उदास राजा बताया है। ठीक है, गढ़वाल की रानी झांसी की रानी या गढ़वाल की झांसी की रानी या जौनों पार्क तिलू हथेली जो किसके समकालीन थी? वह भी इन्हीं के समकालीन थी। ठीक है, और गूढ़ भूमि या विष्णुप्रीति भूमि मैंने आपको बताई दी है, वह भूमि जो मंदिरों की देखभाल वो उसमें होने वाले खर्चे के लिए दान में दी जाती थी। ठीक है, तो इतनी चीजें जो हैं आपको याद रखनी है दोस्तों बाज बहादुर चंद्र से संबंधित। बाज बहादुर चंद्र का यहाँ पे पोस्टमार्टम हो गया है। चंद्र राजवंश के संस्थापक कौन थे? सोमचंद थे, प्रथम राजा थे। ठीक है, चंद्र राजवंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? वो थे महेंद्र चंद। ठीक है, जो कि गोरखाओं से पराजित हुए थे 1790 में हौलावाग के युद्ध में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों,